वेलकम टू मांगा एक्स स्टोरी। अब तक हमने उस दिन के बारे में जाना था जब मोरान चावनिंग से नफरत करने लगा था, लेकिन क्या आपको सच में लगता है कि बस यही वजह थी? जल्द ही आपको असली कारण पता चलेगा। और उसी दिन से उसके दिल में शमी के लिए हमदर्दी भी जन्म लेने लगी थी। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। उस फेरी में जादू का इस्तेमाल किया गया था, इसी वजह से वो असाधारण गति से यात्रा कर रही थी। सुबह होने से पहले ही वे सभी यांगसू बंदरगाह पहुंच चुके थे। बंदरगाह पर पहले से ही कुछ दूत मौजूद थे जो उनके स्वागत के लिए खड़े थे। एक और घोड़ों का अस्तबल था, शायद आगे की यात्रा इन्हीं घोड़ों पर पूरी की जानी थी। बंदरगाह के पास ही सभी ने नाश्ता किया, लेकिन फेदर कबीले के लोग जो जन्नत से आए थे, उन्हें साधारण मनुष्यों की तरह भोजन की आवश्यकता नहीं थी। वे बस एक कोने में बैठकर ध्यान करने लगे। सुबह का समय था, इसलिए भीड़ कम थी। कुछ नाविक वहां दलिया खाते हुए हमारे पात्रों को उत्सुकता से देख रहे थे। मोरान उनकी बातें सुनने की कोशिश करने लगा। एक नाविक बोला, अरे हाँ, इनके कपड़ों से ही लग रहा है कि ये लोअर कल्टीवेशन से हैं। दूसरा बोला, लोअर कल्टीवेशन तो बहुत दूर है, हमारा कबीला तो उनसे बात भी नहीं करता, तुम्हें कैसे पता? पहला बोला, उनकी पोशाक पर वो चिन्ह देखो, क्या वो वही नहीं जो होली नाइट गार्डियन पर होता है? होली नाइट गार्डियन? हाँ, वही लकड़ी का यंत्र जो बुरी शक्तियों को दूर रखता है। तभी एक व्यक्ति मिस्टर मैन के हाथों की ओर देखता है और कहता है, अरे हाँ, तुम सही कह रहे हो, लेकिन उसे बनाया किसमें था? दूसरा जवाब देता है, सुना है शशांक पीक के यूहेंग एल्डर ने बनाया था। क्या वो गू कबीले के राजा जियांग से भी ज्यादा शक्तिशाली है? कौन ज्यादा शक्तिशाली है ये तो नहीं पता, लेकिन बीडो इमॉर्टल के बारे में नहीं सुना क्या? उनकी बोली शशांक पीक से अलग थी, इसलिए मोरान को समझने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन चावनिंग सब समझ गया था। उसे एहसास हुआ कि जो होली नाइट गार्डियन जैपनिंग ने आम लोगों के लिए बनाया था, वो अब दूर दूर तक पहुंच चुका है। ये सोचकर उसे तसल्ली मिली। उसने तय किया कि वापस लौटकर वो और भी हल्के और उपयोगी यंत्र बनाएगा। नाश्ते के बाद वे 4 घंटे की यात्रा कर माउंट जाहुआ पहुंचे। वो पहाड़ पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ था। यात्रा बेहद कठिन थी। सबको लगने लगा कि सच में वे अमरों की नगरी में जा रहे हैं, तभी तो इतना जोखिम उठाना पड़ रहा था। तभी फेदर कबीले के लोग 3 बार सीटी बजाते हैं। एक छोटी सुनहरी चिड़िया प्रकट होती है और आगे उड़ने लगती है। सभी उसका पीछा करते हैं। वो उन्हें एक विशाल और मनमोहक झील के किनारे ले जाती है, जहाँ एक खूबसूरत झरना बह रहा था। फेदर कबीले की लीडर बोली, कृपया आप कल्टीवेटर्स थोड़ा पीछे हो जाइए। फिर उसने हवा में एक मंत्र रचा। एक चमकदार रोशनी झरने की ओर गई और झरना 2 भागों में बट गया। फेदर कबीले के लोग भीतर प्रवेश करने लगे। माय लॉर्ड्स, कृपया हमारे साथ पीच ब्लॉसम स्प्रिंग चलिए। जैसे ही वे अंदर गए, तेज सफ़ेद रोशनी ने सब कुछ ढक लिया और अगले ही पल वे पीच ब्लॉसम स्प्रिंग में थे। वो स्थान असीम था, सीमा का कोई अंत नहीं, लेकिन आम दुनिया की तरह ही चहल पहल भी मौजूद थी। ये एक अलग दुनिया थी, जिसे जन्नत तो नहीं कहा जा सकता, पर दूसरी जन्नत जरूर कहा जा सकता था। चारों ओर स्पिरिचुअल एनर्जी फैली हुई थी। मौसम कुछ ही पलों में बदल जाता था। पहले जंगल आया, बहती नदियों की आवाज़, जंगली जानवर, वानर, फिर शहर का क्षेत्र, लहराती फसलें, सुव्यवस्थित खेत, अंत में राजधानी, विशाल भव्य निर्दोष इमारतें, हवा में तैरते फल और बर्फ के टुकड़े, अनदेखे पक्षी, सिर्फ स्त्रियों का कबीला जो परियों जैसी सुंदर थी। एक प्राचीन वृक्ष के पास वे एक महिला से मिलते हैं। उनके वस्त्र अलग थे, स्वर्ण कढ़ाई, पंखों से सजा कोट और माथे पर गहरा अग्नि चिन्ह। बाकी लोग झुककर बोले, प्रभु, शशांक पीक से 4 दूत आ चुके हैं। वो मधुर स्वर में बोली, आपकी मेहनत के लिए धन्यवाद, अब आप विश्राम करें। फिर हमारी ओर देखकर बोली, मेरा नाम 18 है। मेरे परिवार ने मुझे यहाँ का प्रभु नियुक्त किया है। आपकी भाषा में मैं यहाँ की रानी हूँ। उनकी शालीनता प्रभावशाली थी। शुमाइंग भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। मोरान मुस्कुराया, अगर आपका नाम 18 है तो यहाँ 17 भी होगा। 18 ने मुस्कुराकर कहा, आपने सही पहचाना, मेरी बहन का नाम 17 है। उन्होंने बताया कि फेदर कबीले के लोग भगवान के गिरे हुए पंखों से उत्पन्न हुए, जो पहले बगुले थे, फिर मानव रूप धारण किया, और उसी क्रम में उनके नाम संख्या के अनुसार रखे गए। मोरान स्तब्ध रह गया। फिर 18 ने मुख्य विषय पर आते हुए कहा, यहाँ ट्रेनिंग 3 भागों में होती है, डिफेंस, अटैक और हीलिंग। हर व्यक्ति को उसकी विशेषता के अनुसार बांटा जाता है और रहने की व्यवस्था भी अलग होगी। मोरान बोला, ये तो समझदारी है। 18 ने आगे कहा, लेकिन गू साम्राज्य के राजकुमार दंग को ये पसंद नहीं आया। वो डिफेंस में है जबकि उनकी बहन अटैक में। मोरान हंस रहा था, फिर अचानक समझ आया, रुकिए, क्या अलग रहना होगा? जी हाँ। मोरान का चेहरा उतर गया। ये कैसा नियम है? हम साथ भी नहीं रह सकते। 1 घंटे तक वो 18 से बहस करता रहा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अंततः मोरान अपने नए घर के आंगन में अकेला बैठा था, निराश, क्योंकि वो, शुमाइंग और शिलाशनी तीनों अटैक डिवीजन में थे।
प्रॉस्प्रिंग के ईस्ट साइड था। वो कोई आम जगह नहीं थी, बल्कि पूरी की पूरी एक कॉलोनी बसी हुई थी, जहां अटैकिंग डिवीजन के लोग ही रहते हैं। उस कॉलोनी में 20 तरह के आंगन थे, जहां हर आंगन में 4-4 घर दिए हुए थे। उधर पहाड़ भी थे, झील भी थी और गलियां और मार्केट भी सजी हुई थी, ताकि वहां किसी भी इंसान को कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि हर चीज़ इंसानी नगरी की तरह ही दी हुई थी। जैसे कि फेदर कबीले के लोगों को मालूम था कि इंसानी नगरी से ज़रूर कभी सारे कल्टीवेटर्स आएंगे और इधर विद्या प्राप्त करेंगे, तो इसीलिए ये बनाया गया ताकि उन्हें इधर रहने में कोई दिक्कत ना हो। वहीं शिमिंग के बारे में कहा जाए तो वो हीलिंग डिवीजन से था। उसको बीच प्रॉस्प्रिंग के दक्षिण की ओर भेज दिया, यानी कि साउथ साइड, जो कि काफ़ी दूर था, जहां मोरान और बाकी उसके साथी रहते थे वहां से। और उधर जाने के लिए कई सारे बैरियर्स भी बने हुए थे, जिसको वो लोग पार तभी कर सकते हैं जब बीच प्रॉस्प्रिंग के कबीले की अथॉरिटी उधर उन्हें जाने दे। तो मोरान और शिमिंग केवल तभी मिल सकते हैं जब उनकी एक क्लास लगा करेगी, जो कि बीच प्रॉस्प्रिंग के बेसिक्स के बारे में होती। इसके अलावा उनका मिलना हद से ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। मोरान के लिए केवल यही चिंता का विषय नहीं था, वो और भी किसी बात से परेशान था। और मोरान ऊपर की ओर देखता है, फिर सामने देखता है, तो शिमिंग उधर खुशी खुशी उस आंगन के चक्कर लगा रहा था। जाहिर सी बात है, वो ज़रूर अपने लिए सबसे आरामदायक कमरा चुन रहा होगा। और मोरान सोचता है, शिमिंग सही कहा, हे भगवान, अब से मुझे इसके साथ रहना पड़ेगा रात दिन। वो मुझे भी नहीं पता कि कब तक। भगवान ऐसी कौन सी सज़ा दे रहा है मुझे। जाहिर सी बात है, जिसे वो प्यार करता था, जो कि वो मानता है कि प्यार करता था, उससे अलग रहना पड़ रहा है। और जो कि उसका दुश्मन है, जिसे वो मानता है कि वो दुश्मन है, उसके संगों से रोज़ रहना पड़ेगा। वहीं कहीं फेडर कबीले के लोग अपर कल्टीवेशन से लोअर कल्टीवेशन तक एक एक करके हर कबीले के उस कल्टीवेटर को ढूंढा जो कि विद्या लेने के लिए नियुक्त हो। जिस दौरान लोअर कल्टीवेशन का शशांक पीता आखिरी नंबर पर आया, तो उनके आने से पहले ही बाकी कबीले के जितने भी लोग थे, वो सब उनके आने से पहले ही आ चुके थे। और शिमिंग देखता है कि उनके घर में जिसमें 4 कमरे हैं, उनमें से एक कमरा पहले ही किसी ने ले रखा था। शिमिंग कहता है, अजीब, पता नहीं किसने लिया होगा ये। मोरान जवाब देता है, चाहे कोई भी हो, बस कोई ऐसा ना हो जो हमें परेशानी दे। शिमिंग पूछता है, मतलब क्या है तुम्हारा? मोरान कहता है, मैं तुमसे पूछता हूँ पहले, तुमने कौन सा कमरा चुना है? शिमिंग ये सुनकर एकदम से घबरा जाता है और कहता है, क्या प्लानिंग चल रही है तुम्हारी? मैंने पहले ही अपना कमरा चुन चुका है, ठीक है ना? और अगर तुम उसके लिए मुझसे लड़ने लगे तो मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, मैं ना। शिमिंग ने सोचा ही नहीं था कि मोरान करने क्या वाला है, लेकिन मोरान तभी हंसने लगता है, जिसकी वजह से शिमिंग चुप हो जाता है। और मोरान कहता है, मुझे बड़े कमरे पसंद नहीं, तो मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा, लेकिन मैं तुमसे पूछता हूँ कि अगर ये घर अब भी खाली है, और मोरान उस कमरे की ओर इशारा करता है जो कि पहले ही किसी ने बुक कर रखा था, तो क्या तुम उसके संग कमरा बदलोगे? शिमिंग पहले उस छोटे घर की ओर देखता है। गाइस, वो घर झोपड़ी जैसे थे, ठीक है ना? आप समझ गए होंगे कि अगर मैं 4 कमरे कह रही हूँ तो वो 4 झोपड़ी हैं। तुम्हें क्या लगता है मैं पागल हूँ क्या? ज़रूरी थोड़ी है कि मैं उसके संग बदलूंगा। जाहिर सी बात है, मैं नहीं बदलूंगा। और ये छोटा सा ही कमरा है, मुझे क्यों चाहिए ये? मोरान फिर कहता है, तभी मैं कह रहा हूँ भाई, जो इंसान हमारे साथ रह रहा है वो हमें आगे कोई दिक्कत नहीं देगा, क्योंकि जब ये चारों झोपड़ियाँ खाली थी तो उसने ये छोटा कमरा चुना, ना कि वो वाला जो तुम्हें पसंद आया था। ऐसी चीज़ वो 2 वजह से ही कर सकता है, या तो वो संकी होगा या फिर वो ज़रूर दरिया दिल होगा। शिमिंग को लगता है कि इस बात में मोरान की दम तो है, लेकिन क्योंकि मोरान मुस्कुरा रहा था तो शिमिंग को फिर उस पर शक होने लगता है कि ज़रूर मोरान कुछ और भी छुपा रहा है। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि जो इंसान इस झोपड़ी में रहने आया है वो ज़रूर कोई छोटी जगह से आया होगा। एक आम सा छोटा सा आदमी क्या होगा अगर वो शिमिंग के लिए दिक्कत खड़ी करे, या वो ज़रा मोरान से भी ज़्यादा फल कर निकले। लेकिन क्योंकि मोरान ने इस बात में शिमिंग का कहीं भी मजाक नहीं उड़ाया था, तो शिमिंग ज़रा भी उस पर नहीं चिल्ला पा रहा था, और मोरान की होशियारी से उसे शर्मिंदगी महसूस होने लगती है। और वो कहता है कि कैसा भी हो, अगर एक आम इंसान को भी यहाँ आने के लिए नियुक्त करा गया है तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। मैं जैसे पला पड़ा हूँ मैं उसी तरह से रहूँगा, और वैसे भी मुझे दरिया दिली का शौक नहीं, तो जिसको भी दरिया दिली दिखानी है दिखाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपनी बात खत्म करते ही शिमिंग वहाँ से चला जाता है। तो वहीं उस आंगन में जो 4 घर बने हुए थे, एक एक कल्टीवेटर उस घर का मालिक बन जाता है। शिमिंग वो नॉर्थ वाला घर लेता है, जो कि बाकी घरों से काफ़ी ज़्यादा बड़ा और आरामदायक था, जहाँ वो घर पक्की दीवारों का बना हुआ था और उधर के फ्लोर सोने से कोटेड थे। वहीं मोरान पश्चिम दिशा की ओर वाला घर लेता है, जो घर पत्थरों का बना हुआ था, जहाँ उस घर की एंट्रेंस पर एक पीच ट्री था। वहाँ की फूलों की महक से मोरान का घर छोटा ज़रूर था, लेकिन सुगंधित हो रखा था। वहीं ज़्वैन ने उसने पूर्व दिशा की ओर वाला घर चुना, जो कि बैम्बूज का बन रहा है। वहीं जब सूरज पश्चिम की ओर ढलता है तो उसकी रोशनी से चिवेनी के घर के बैम्बूज एकदम जेट की तरह चमकने लगते हैं। वहीं साउथ साइड में वही दरिया दिल इंसान रह रहा था, जिससे वो लोग अभी मिले नहीं हैं। शिवेंगनी की तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुई थी, सर्दी लगने के कारण उसको चक्कर आ रहे थे, इसीलिए वो जल्दी आराम करने
देखने के लिए चला गया। शिमेंग शियाशनी के साथ ही था ताकि उसकी देखभाल कर सके। लेकिन थोड़ी देर बाद जब शिमेंग ने महसूस करा कि उसका लिटिल शिदी ना ही रो रहा है, ना ही कोई चीज़ मांग रहा है, ना ही उसके शिदी को कहानियां सुनने का शौक है, उसने बस खुद को ब्लैंकेट से सर से ले पैर तक ढका हुआ है और एक राइस बॉल की तरह लग रहा है कि जब शिमेंग को महसूस होता है कि अब शियाशनी गहरी नींद में सो चुका है तो वो शांति से उसके बेड से उठता है और वहाँ से निकल आता है। वहीं आंगन में शिमेंग देखता है कि मोरान ने 2 कुर्सियां लगाई हुई हैं, जहाँ एक पर वो बैठा है और दूसरी पर बस वो अपना पैर टिकाने वाला है। वहीं मोरान शांति से सूरज को डूबते हुए देख रहा है। जैसे ही मोरान की नज़र शिमेंग की ओर पड़ती है, मोरान कुर्सता है, क्या शिदी सो गया? शिमेंग हाँ की ओर इशारा करता है। उसका बुखार कैसा है? क्या वो कम हुआ? शिमेंग कहता है, अगर तुम्हें उसकी इतनी चिंता है तो तुम अंदर जाकर उसे देख क्यों नहीं लेते? मोरान हंसता है, वो छोटा पैकेट मैं अच्छे से जानता हूँ कि अभी उसे नींद नहीं आई होगी, और अगर उसे नींद आ भी रही होगी तो मेरे जाते ही वो चौकन्ना हो जाएगा और उठ जाएगा। शिमेंग उसकी ओर देखता है और कहता है, चलो तुम्हें इस चीज़ का तो एहसास है। इतनी समझदारी देख के तो मुझे खुशी हुई तुम्हारी, नहीं तो मुझे लगता था कि तुम किसी कुत्ते या बिल्ली की तरह हो जिसे केवल आंगन में कुर्सी डालकर आराम फरमाने का शौक है, आलसी। मोरान हंसता है और पूछता है, तुम्हें कैसे पता मैं आलसी हूँ? और तभी हैंग ब्लॉसम का एक फूल मोरान के हाथों पर गिरता है। वो उसे पकड़ता है और बोलता है, तुम नहीं समझोगे भाई, मैं यहाँ इसीलिए बैठा हुआ हूँ क्योंकि इधर आलस दिखाते हुए मुझे एक सीक्रेट के बारे में पता चल रहा है। जरूरी है शिमेंड इसके बारे में पूछना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी वो क्यूरियस था। लेकिन जब उसे समझ आता है कि मोरान तो उसे कुछ पता ही नहीं रहा है आगे, तो फिर वो आखिरकार पूछ ही लेता है, कैसा सीक्रेट? मोरान अपने हाथों से उसकी ओर इशारा करता है, अपने कान लाओ, मैं तुम्हें सीक्रेट के बारे में बताता हूँ। शिमेंग चाहता नहीं था, लेकिन फिर भी वो अपने कान मोरान के पास लाता है। वहीं मोरान शिमेंग के कान को खींचता है और हंस के कहता है, फंस गए तुम बेवकूफ़ मैंगम मेरे भाई। शिमेंग की आंखें 2 गुना बड़ी हो गई थीं। मैंग गुस्से से पूरा लाल हो चुका था और वो चिल्लाता है, तुमने मुझसे झूठ बोला, तुम्हें अवश्य दंड मिलना चाहिए। मोरान हंसता है, तुम्हें कैसे पता मैंने झूठ बोला? और कैसे कह सकते हो तुम कि मैंने झूठ बोला? मैंने ज़रूर एक सीक्रेट खोजा है, पर मैं वो तुम्हें नहीं बताने वाला, बस यही बात है। शिमेंग कहता है, अगर मैं तुम पर अभी तक विश्वास करूं तो ज़रूर मैं पागल कहलाऊंगा। कोई सीक्रेट विकेट नहीं मिला तुम्हें। और वहीं दोनों फिर चिड़िया कुत्ते की तरह यूं ही लड़ने लगते हैं। वहीं मोरान उसे मुस्कुराते हुए छेड़े जा रहा और उधर शिमेंग और पे और गुस्सा होता जा रहा। तभी उधर एक शख्स की आवाज़ आती है, आहा, क्या आप दोनों भी विद्या प्राप्त करने आए हैं? इस आदमी की आवाज़ काफ़ी साफ और सीधी थी। मोरान और शिमेंग उस शख्स की ओर देखते हैं। वहीं ढलते हुए सूरज की रोशनी से वो शख्स उधर खड़ा हुआ था, जिसने एक टाइट सूट पहन रखा था। इस आदमी के फीचर्स काफ़ी ज़्यादा डीप थे और उसके माथे पे एक जेडेड क्राउन था। उसका चेहरा भी काफ़ी हैंडसम था और जोशीला भी, लेकिन उसकी हाइट ज़्यादा लंबी नहीं थी और वो दिखने में भी बाकियों से पतला था, लेकिन फिर भी वो मजबूत लग रहा था। मोरान जैसे ही उस शख्स की ओर देखता है, वो एकदम से चौंक जाता है, जैसे उसके पूरे चेहरे का खून उसकी आंखों में आ गया हो। उसका दिल तेजी से घबरा जाता है। ना ही मोरान बता पा रहा था कि इस दौरान उसको कैसी फीलिंग आ रही है। अगर अपनी पिछली जिंदगी में कोई भी ऐसा इंसान था जिसकी मोरान दिल से इज्जत करता था और उसको एडमायर भी करता था, तो वो शख्स भी उन्हीं में से है और उसकी आंखों के सामने है। तो वो दरिया दिल इंसान जो उन लोगों के संग रहेगा, वो असल में यही इंसान है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। मैं आपको बता देती हूँ कि उस इंसान का नाम क्या है, ये वांगशी। कैसा होगा अगर मैं आपको अभी इसका स्पॉइलर भी दूं? वैसे इसका स्पॉइलर काफ़ी आगे खुलेगा, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहती हूँ, ये वांगशी कोई लड़का नहीं है, बल्कि लड़के के भेस में ही रहता है। असल में ये एक लड़की है। अब वो ऐसा क्यों करती है, क्या रीज़न है, क्यों वो लड़का बनी, और क्या इसकी भी कोई आगे लव स्टोरी होगी या नहीं? अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे मोरान के साथ क्या होने वाला है तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती, एक नई दुनिया का दरवाज़ा होती है। जुड़े रहिए मैंगा एक स्टोरी के साथ।